हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजी आपा। अगर आप अभी भी इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी आपके रिलेटिव या कलीग्स या फ्रेंड्स के लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हैं हमारा फीडबैक। और साथ ही साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपा, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपके कोर्सेज, असेसमेंट्स और बहुत सारे ग्रोथ ओरिएंटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि आपके लाइफ टाइम में आपके लाइफ में जॉब में या आपके स्किल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए म्यूचुअल फंड की जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, एनआईएसएम 5 का चैप्टर नंबर 4, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक। अब हम बात करते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। जिस तरीके से आपका आरबीआई जो है वो आपका बैंकों में गवर्न करता है, बैंक की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके जो भी लॉ हैं उनके लिए बैंकों के गवर्न करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल हर जगह पे जरूरी है। अगर बैंक का लाइसेंस चाहिए तो वहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, आरबीआई ही ग्रांट करती है किसी भी बैंक को उसका बैंक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसी तरीके से एनबीएफसी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरेस्ट रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को गवर्न करने का काम आपका आरबीआई का होता है, यही निगरानी रखती है। सेम आपका पीएफ से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो पीएफ आरडीए आपका उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी चीजें बनानी है, जो भी ड्राफ्ट करना है लीगल मैटर्स पे और आपके पीएफ से रिलेटेड, वो पीएफ आरडीए है। सेम इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लायंस, कोई भी चीजें हैं, कंपनी को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आईआरडीए गवर्न करता है। और सेम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी टूल्स हैं और जो भी नियम हैं, उन सारे नियमों को बनाने का, उन सारे नियमों को गवर्न करने का काम हमारा करता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो भी कंपनी जिस भी कैटेगरी में फॉल होती है, अगर वो बैंक है या अगर वो पीएफ रेगुलेटरी है या वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो उससे रिलेटेड कंपनी का जो आपका रेगुलेटर है उसके रूल्स उस पे गवर्न करते हैं और उसे उसी के हिसाब से सारे अपने बिजनेस सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज अगर कोई भी लूपहोल होता है या कोई वो लॉ को वो किसी लॉ को गड़बड़ करते हैं या कोई ऐसी मिस गाइडिंग जैसी चीजें करते हैं, तो उस पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस पे पेनल्टी लगा सकती हैं या उसको एक सर्टेन टाइम के लिए बैन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए लीगल डंडा पड़ा हुआ है बगल में। ठीक है, तो यही चीज है कि लीगली तरीके से ये पूरा काम कराती हैं। और सभी जो भी बॉडीज हैं, जैसे बैंक्स हैं, वो आपकी उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई है। पीएफ से रिलेटेड जो भी वर्क है उसके लिए पीएफ आरडीए है। और उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड के लिए आपका सेबी है और इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है। ठीक। अब आगे आते हैं, अब हम चीजें पढ़ते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज मनी मार्केट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट द इंश्योरेंस मार्केट। एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएफआरडीए रेगुलेट्स द पेंशन मार्केट। ठीक है, यही चीज मैंने आपको पिछले वीडियो उसमें पिछले टॉपिक में बताया। द म्यूचुअल फंड विल बी बाई एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन डिलीवरी बेसिस। जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो इंट्राडे आप नहीं करते हो। ठीक है, ईटीएफ को छोड़ दें तो इंट्राडे नहीं करते हो कि आज ही आपने तुरंत उसको बाई किया और आज ही आपने रिडम्पशन लगा दिया, तो वो डिलीवरी बेसिस ही प्रोसेस होता है। द म्यूचुअल फंड शैल नॉट एडवांस एनी लोन। म्यूचुअल फंड कोई भी लोन अवेल नहीं कर सकता है, एडवांस लोन नहीं किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे शैल लिखा है मतलब ये हो ही नहीं सकता है। द स्कीम विल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर। कभी कभी कुछ स्पॉन्सर कंपनीज होती हैं, वो अपनी एक सम जो एमसी है वो अपनी शायद हो सकता है कोई पैरेलल कंपनी बना लेती है। जैसे सपोज करिए जीएम फाइनेंशियल एक कंपनी है, ठीक है, उसी की एक कंपनी आपको बताता हूँ बॉन्ड कार्ड भी है। ठीक है, बॉन्ड्स कार्ड भी है। तो इसी तरीके से कुछ और कंपनी है, वो दूसरा कंपनी अपना रजिस्टर करा के, किसी स्पॉन्सर कंपनी कोई दूसरा कंपनी रजिस्टर करा के अनलिस्टेड या प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज आपकी सेफ्टी के लिए ही रखा गया है। तो ये चीज मान के चलिए कि कोई भी कंपनी अगर कोई स्कीम लेके आती है तो वो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज किसी भी एसोसिएट ग्रुप कंपनी को नहीं कर सकती, क्योंकि अगर एसोसिएट ग्रुप कंपनी में करेगी तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सेबी इस पे रिस्ट्रिक्ट करती है
अलाउ नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर विल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ नेट एसेट्स। लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ ग्रुप कंपनीज ऑफ स्पॉन्सर विल बी लिमिटेड टू 25% ऑफ नेट एसेट। अनलिस्टेड और प्राइवेटली पूल सिक्योरिटीज पे भी तो कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता अगर कोई ग्रुप कंपनी है। लेकिन ग्रुप कंपनी में अगर वो लिस्टेड है, तो लिस्टेड है मतलब कि स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स अवेलेबल है, तो वहां पे 25% ऑफ नेट एसेट, अपने नेट एसेट से 25% से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस है। फोर्थ में अनलिस्टेड शेयर्स और प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है। ठीक है, वहां पे तो कोई स्पॉन्सर कंपनी कर ही नहीं सकती है एसोसिएटेड ग्रुप पे। लेकिन 25% का जो क्लॉज है वो लिस्टेड कंपनी मतलब लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर है वहां पे 25% से ज्यादा नहीं कर सकती है एसोसिएट कंपनी में। द म्यूचुअल फंड अंडर all its schemes shall not own more than 10% of company paid up capital bearing voting rights. Mutual fund under all its schemes shall not own more than 10% of companies paid up capital bearing voting rights. मतलब कि म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स है वो 10% से ज्यादा कंपनीज का पेड अप कैपिटल का वोटिंग राइट नहीं रख सकती हैं अपने पास। ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज है। द स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स NAV in the equity shares and equity related instrument of the company except index sector या industry specific fund। कोई भी स्कीम वो कर ही नहीं सकती है 10% की अपने NAV से ज्यादा इन द इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब कि जो भी स्कीम है वो 10% से ज्यादा की NAV, मतलब कि सपोज करिए कि एक सर्टेन पूल अमाउंट आया, ठीक है, उस पूल अमाउंट में सपोज करिए 100 करोड़ है, ठीक, तो 10% मतलब कि उस 100 करोड़ का 10% मतलब 10 करोड़, इससे ज्यादा का एक्सपोजर किसी एक ही कंपनी में नहीं ले सकती है। ठीक है, बस ये कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती जहां पे कोई इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में तो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स ही होते हैं, तो उन लिमिटेड स्टॉक्स में ही फिल्टर करना पड़ता है, इसलिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि बढ़ा दिया जाता है। यही रीजन है कि अगर किसी इंडेक्स में अगर 7 या 8 स्टॉक्स ही लिस्टेड है या 9 स्टॉक्स ही लिस्टेड है, तो वहां पे इस रिस्ट्रिक्शन को अगर करेंगे तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंडेक्स फंड में ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन नॉन इंडेक्स फंड है तो वहां पे उसके पूरे पूल का 10% से ज्यादा हिस्सा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाना सही नहीं है, वो परमिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब शैल लगा हुआ है, मतलब वो कर ही नहीं सकती है। नो सेलिब्रिटी शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। कोई भी सेलिब्रिटीज, तो इसका मैंने अरशद वारसी जी का फोटो इसलिए लगाया हुआ कि ये स्टॉक मार्केट से बैन कर दिए गए थे। अभी किसी एक स्टॉक या किसी एक कंपनी के बारे में ये प्रमोट कर रहे थे यूट्यूब पे, तो फिर सेबी की नजर इस पे पड़ी और सेलिब्रिटीज को पूरी तरीके से फिर एक उसने रूल बनाया कि सेलिब्रिटीज अब यहाँ पे बैन रहेंगे। सेलिब्रिटीज किसी भी स्टॉक्स का, किसी कंपनी का, इन सब का रिकमेंडेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनके बहुत बड़ा एक ग्रुप फैन ग्रुप होता है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मैटर्स में। तो इसलिए कोई सेलिब्रिटीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ एडवाइजमेंट, मतलब कि कोई भी सेलिब्रिटी कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते हैं स्टॉक मार्केट को और या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को या किसी शेयर या म्यूचुअल फंड को। ठीक है, अब नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर टू बी ट्रीटेड एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। जो एनसीडीज होती है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी एनसीडीज नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ये आपका ट्रीट किए जाते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में भी आगे एक कूपन होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट होता है जो कि वो पे करने का वादा करती है, तो इसलिए उसे डेट की कैटेगरी में रखा जाता है। ELSS requires that at least 80% of ELSS fund should be invested in equity and equity linked securities। ये हम लोगों ने शायद सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज आ गया कि इक्विटी लिंक 7 स्कीम वो होती है जो कि 80C में डिडक्शंस दिलाती हैं और इनकम टैक्स में, जबकि अब तो नए जो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1962, तो ये है कि अभी जो चेंजेस आए हैं, जो नया आपका जो न्यू टैक्स रिजीम आया है, लोग अब उसमें मूव कर रहे हैं, तो अभी डिडक्शंस की आने वाले टाइम पे कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन अभी भी सिलेबस में है, अभी लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं, अभी चल रहा है, तो अभी आपको ये चीज जानना जरूरी है कि ELSS में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। ठीक है, और 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और
उसको क्या बोलते हैं, टैक्स की रिबेट भी मिलती है 80C में। ठीक, ये आपका एलएसएस का पॉइंट हो गया। परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम शैल बी प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ CAGR फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड सिंस इंस्टीट्यूशन। CAGR क्या होता है? CAGR मतलब एक पार्टिकुलर ईयर में ऑन एन एवरेज उसने कितना रिटर्न दिया है। तो ये अपने एडवर्टीजमेंट में, जो भी एडवर्टीजमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाएंगी, उनमें अपना CAGR पास्ट रिटर्न्स में 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड सिंस इंसेप्शन देना मैंडेटरी है, जिससे आपको उस स्कीम के बारे में हिस्ट्री पता चल सके, उसने कैसा परफॉर्म किया है एक पार्टिकुलर 1 साल के टेन्योर में, 3 साल के टेन्योर में, 5 साल में, या जब से वो आया है तब से कितने % रिटर्न दिया है, ये भी रखना मैंडेटरी है अपने एडवर्टीजमेंट में। SEBI has mandated the scheme performance should be compared with the total returns index as against the price return index। ये आपका SEBI को मैंडेट है कि जो भी स्कीम्स होंगी उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद द टोटल रिटर्न इंडेक्स एज अगेंस्ट द प्राइस रिटर्न इंडेक्स। टोटल रिटर्न इंडेक्स मतलब कि कितना प्राइस पिछले से अभी तक में बढ़ा है किसी स्टॉक्स का, ऐसे आपको नहीं दिखाना है। आपको वो जो इंडेक्स है उसने टोटल रिटर्न कितना दिया है। जैसे सपोज करिए BSE TRI 500 है, ठीक है, उसने कितना रिटर्न दिया है अब तक में टोटल। उसी तरीके से आपको भी अपना टोटल रिटर्न दिखाना है प्राइस रिटर्न इंडेक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टोटल रिटर्न आपको दिखाना है, ये नहीं कि आपने एक पार्टिकुलर समथिंग इस प्राइस इस डेट पे आपने दिखा दिया कि यहाँ पे इतना प्राइस था और यहाँ से इस डेट से इस डेट तक हमने इतना रिटर्न जनरेट करके दिया। नहीं, आपको टोटल दिखाना है कि आपने टोटल एक्चुअल रिटर्न कितना जनरेट करके दिया है। आपको लुभावनी चीजें नहीं दिखानी कि केवल पॉजिटिव दिखा दिया, निगेटिव नहीं दिखाया। ठीक, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अब PRI कंसीडर only the price movement of its constituent and captures only the capital gain of the constituents। वही यहाँ पे यही बता रहा है कि जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स है वो कंसीडर करता है प्राइस मूवमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट को ही बताता है। सर्टेन प्राइस के मूवमेंट को बता दिया और आपको एक कैपिटल गेन बताया कि मतलब ये प्रॉफिट हुआ, आपको शुरू से नहीं बताया चीजें, तो जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स आपको बताता है। TRI कंसीडर, TRI का कैलकुलेशन क्या होता है? TRI का जो कैलकुलेशन होता है, TRI कंसीडर्स ऑल डिविडेंड्स इंटरेस्ट पेमेंट दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंडेक्स स्टॉक्स। उस इंडेक्स के स्टॉक्स में जितना भी रिटर्न जनरेट हुआ है, ठीक है, उस सारी चीजों का जो डिविडेंड है, डिविडेंड के साथ साथ इंटरेस्ट जो भी आया वो सारी चीजों को उसमें इंक्लूड करता है। सपोज करिए जैसे कि BSE TRI 500 है, ठीक, BSE 500, ठीक है, TRI ये एक इंडेक्स है, इसने जनरेट किया आपका 10%। ठीक, तो आपको इसमें जो BSE TRI इसमें आपको डिविडेंड भी दिखाना है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी दिखाना है और आपको जो स्टॉक्स का वेरिएशन है वो भी दिखाना है। तो ये सारी चीजें इसमें क्लब करके आपको दिखानी होती है TRI में। जबकि आपका जो केवल PRI है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस दिखाएगा। जैसे 500 का शेयर का कोई मतलब ये हमारी यूनिट थी, वो 560 रुपया हो गई, तो केवल 60 रुपए का बेनिफिट दिखा दिया, बाकी उसमें इंक्लूड नहीं किया। मतलब टोटल आपको दिखाना रहेगा, ऐसा नहीं कि आप केवल एक सर्टेन चीज दिखा दोगे और आगे की चीज नहीं दिखाओगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड schemes categorization and rationalization was the reduce the number of scheme to the one per category in the open ended arena। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो कैटेगराइजेशन होता है आज के टाइम पे सेबी उसे गवर्न कर रही है। पहले बहुत सारे 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले ऐसा था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ गई थी, बहुत अलग अलग नाम से, बहुत अलग अलग तरीके से। तो सेबी ने फिर बोला कि आप कैटेगराइज करो, कम से कम कैटेगराइज। लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप, और ये अलग अलग तरीके की आपकी जितनी स्कीम्स आ रही हैं, इतने नाम आ रहे हैं स्कीम्स के, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आप कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आप इजी करो, कैटेगरीज कम करो। तो ये सारी चीजें अब म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव हो गया है। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उनका ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो कम से कम अपने फंड्स को कैटेगराइज करके इजिली वे में ताकि दिखा सके। लेकिन इससे क्या है कि पुराने फंड्स तो बंद तो हो नहीं जाएंगे, वो तो चल ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। बस अब इन नए जो आपके ट्रेंडिंग 2-3 साल हुए हैं वहां पे अब ऑब्जेक्टिव हो गया म्यूचुअल फंड कंपनीज का कि सिनेरियोस कम से कम रखा जाए और रिड्यूस रखा जाए स्कीम्स। ये नहीं कि मल्टीपल स्कीम्स आती चली जा रही हैं। ठीक है,
और इससे ये भी होगा कि फंड आने में भी दिक्कत होती है। अगर बहुत सारी स्कीम्स हो गई तो अगर तो अलग-अलग पूल में पैसा आएगा तो उसको मैनेज करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, रिटर्न्स ना जनरेट कर पाएँ। तो इसलिए कैटेगराइज़ को कम किया जा रहा है और एक ही पूल में ज़्यादा पैसा आएगा, तो उससे क्या है कि फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज़ से और भी उससे अच्छे से मैनेज कर पाएगा। 17th है, यूनिट होल्डर्स हैव अ प्रोपोर्शनेट राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम। इसका मतलब ये है कि जो भी देखिए यूनिट होल्डर होते हैं, ठीक है, वो जितना पैसा लगाते हैं उस पैसे के हिसाब से उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उस एनएवी में, उस डिविडेंड में, उसको उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है। जिसने 100 रुपए लगाया है, ठीक है, अगर 10 रुपए का डिविडेंड यील्ड आ रहा है तो 100 रुपए वाले को 100 रुपए के हिसाब से डिविडेंड यील्ड मिलेगा और आपका जो 1000 रुपए लगाया उसको उसके हिसाब से, तो सबको उसी परसेंटेज से वो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, जो भी यूनिट होल्डर है उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से। Investors can choose to change their distributor or opt to direct investing। जो इन्वेस्टर है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि आज के टाइम पे देखिए डायरेक्ट और रेगुलर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, वहां पे आपका एजेंट का रोल नहीं होता है, वहां पे कोई भी सजेशन वगैरह देने वाला एजेंट नहीं रहेगा। डायरेक्ट में बंदा खुद ही इन्वेस्ट कर देता है, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो सब डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कमीशन नहीं पे ऑफ होता है। डायरेक्ट में आपने सीधा कंपनी से गया, आपने म्यूचुअल फंड ले लिया, तो वो डायरेक्ट होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब हम लोग इसके लिए एनआईएसएम 5 कर रहे हैं, तो ये आपका रेगुलर स्कीम्स कहलाता है, ये आपका डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं आता है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी बिजनेस कराओगे म्यूचुअल फंड का, तो आप रेगुलर बिजनेस कराओगे, आप डायरेक्ट नहीं करने दोगे किसी क्लाइंट को। अगर उसने डायरेक्ट कर लिया तो ऐसे कंडीशन में तो आपका कमीशन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट के केस में कमीशन नहीं आता। और डायरेक्ट का म्यूचुअल फंड अगर आपको अपने अंडर में करना है तो आप उसको वो चीज स्विच ही कराना पड़ेगा। अब आते हैं आगे 19th, यूनिट होल्डर्स हैव टू राइट टू इंस्पेक्ट की डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसका कहने का मतलब यहाँ पे था कि इन्वेस्टर खुद चूज कर सकता है कि उसे डायरेक्ट स्कीम में जाना है या नहीं जाना है। वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो उसे बाध्य कर दे। तो ये इन्वेस्टर्स के पूरे हाथ में होता है कि वो अगर रहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कंपनी में जाके अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है या डायरेक्ट में भी अपना ऑप्शन चूज कर सकता है, ठीक। यूनिट होल्डर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट की डॉक्यूमेंट सच द एज ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियन सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एएमसी। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी की वेबसाइट पे कोई भी यूनिट होल्डर है वो ट्रस्ट डीड देख सकता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट देख सकता है, कस्टोडियन सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए उस एएमसी के वेबसाइट पे अब आज के टाइम पे सभी प्रोवाइड कर देती है, वहां पोर्टल पे वो जाके देख सकता है। अब सेबी कंप्लेंट रजिस्टर सिस्टम, ये आपका स्कोर्स बगल में आप मोबाइल एप्लीकेशन एक देख रहे होगे ना, यहाँ पे सेबी को कंप्लेन करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स इन सबसे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है, कोई भी दिक्कत है जो कि आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उस दिक्कत को, उस कंप्लेन को आप सेबी को कर सकते हो और सेबी इस पे इमीडिएट एक्शन जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है, तो उस पे वो एक्शन करती है। तो म्यूचुअल फंड, क्योंकि अगर पापा बैठे हैं आप उनको कंप्लेन करोगे तो एक्शन तो हो गए, तो इसीलिए जितने भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है, तो यहाँ पे उस ब्रोकर की, उस म्यूचुअल फंड की, उस एएमसी की कंप्लेन कर सकते हो। तो ये आप स्कोर्स एक पोर्टल है वहां पे जाके कर सकते हो। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ स्कोर्स का फुल फॉर्म भी आएगा, जिसे आप याद कर लीजिए। लास्ट है इस चैप्टर के बाद, ये फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट है। एम्फी हैज आल्सो फ्रेम्ड द सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर इंटरमीडिएट्स नोन एज एम्फी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर intermediaries, that's called agni, ठीक है, consisting of individual agents, brokers, distribution houses and banks engaged in selling of mutual fund product। इसमें सीधी से कहने की बात ये है कि जो भी बैंक्स हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रोल कर रहे हैं, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज हैं, और या तो एजेंट्स हैं जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि एम्फी की गाइडलाइंस में दिया गया है, जिसका नाम है अग्नि। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएट्स, मतलब मीडिएटर जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस दी गई है, उनको वो चीज
देखना चाहिए, उनको वो रूल फॉलो करके अपना बिजनेस करना चाहिए, जिससे कि और हालांकि मैंने पहले ही बताया कि सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, तो ये जो रूल्स बने हैं वो इसी हिसाब से बने हैं कि आप किसी इन्वेस्टर्स को हार्म ना करो, उनके साथ कोई मिसलीडिंग ना करो, मिसगाइड ना करो। तो इस तरीके से ये रूल्स बनाए गए हैं, डू एंड डोंट्स, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वही चीजें वही रूल्स इसमें बना के दिए गए हैं। तो वो एमजी की गाइडलाइंस है। तो ये चैप्टर भी काफी इजी था, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको याद करना पड़े। हाँ, कुछ चीजें बस आपको याद करनी है, जैसे स्कोर्स का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा कि सेबी का मैंडेट है कि टोटल रिटर्न इंडेक्स पे करना है या प्राइस रिटर्न इंडेक्स पे करना है, और साथ ही साथ आपका सेलिब्रिटीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको अगर पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और बहुत इजिली फोर्थ चैप्टर आपका हो गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। तो मुझे आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्ट है कि अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आए तो उस 100 मार्क्स में से आप 80-85 प्लस स्कोर कर जाओ, ठीक। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी में कमी है तो 1-to-1 डाउट सेशंस वगैरह हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो हमारे एजुआपा ऐप पे। वहां पे 1-to-1 मोर एग्जांपल्स के साथ, अगर आप फ्रेशर हो, आपको बहुत ज्यादा मतलब कि अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां पे मैं आपको एकदम इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत इजीली आ जाएगा चीजें। और आप अगर इस मार्केट से अवेयर भी नहीं हो तो आपको वो चीजें इतनी आसानी से क्रैक हो जाएंगी। तो वो आप पेड कोर्स हमारा एजियापा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आकर के अपॉइंट कर सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर NSM 5 के 5th चैप्टर में।